नमस्कार, प्रणाम। लाउडस्पीकर 90 FM के इस स्पेशल शो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्ण, और आज मैं इस खास मौके पे आपकी मुलाकात कराऊंगा एक बहुत ही खास शख्सियत से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 5 जून, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि हम सब इस धरती पर रहने वालों की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस धरती के प्रति, जिस पे हम अपने जीवन यापन करते हैं और आगे भविष्य में भी जीवन यापन करते रहना चाहते हैं। ये जो अंतिम वाक्य मैंने बोला, हम जीवन यापन करते रहना चाहते हैं, इसका संदर्भ हमारी बातचीत में आपको आगे अवश्य समझ में आएगा। और आज की बातचीत हम प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी के साथ करेंगे, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेस के प्रोफेसर हैं। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत। मैं एक इंसिडेंट की बात करना चाहूँगा आरंभ में ही। रामगढ़ ताल एक गोरखपुर का बड़ा ही प्रसिद्ध ताल है जो पूरे वर्ष पानी से भरा रहता है, और यहाँ पे मछलियाँ भी खूब सारी पाई जाती हैं। एक समय ऐसा आया जब जून मास के महीने में रामगढ़ ताल की सारी मछलियाँ दम तोड़ चुकी थीं और वो पानी की ऊपरी सतह पर यूं ही तैर रही थीं, मृतप्राय। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना पूरे प्रदेश के लिए, और आनन फानन में लखनऊ से एक टीम गोरखपुर को भेजी गई जो इस बात का अध्ययन कर सके कि वो मछलियां क्यों मर गई थीं। हमारे गोरखपुर से हमारे साथ इस बातचीत में उपस्थित प्रोफेसर विनय कुमार सिंह साहब और प्रोफेसर CPM त्रिपाठी, प्रोफेसर DK सिंह, आप लोगों की टीम ने लखनऊ से आई हुई इस टीम के साथ एक अध्ययन किया और ये पाया कि तापमान बढ़ जाने के कारण अचानक से ऑक्सीजन लेवल में कमी आ गई थी, जिसके कारण मछलियों की मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था जिसको सर ने और इनकी पूरी टीम ने सॉल्व किया, और आज रामगढ़ ताल पहले जैसा फल फूल रहा है और मछलियाँ एज यूजुअल तैर करके और वहाँ पे जाने वाले जो भी सैलानी हैं उनको एंटरटेन कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस विषय पर जाने से पहले मैं सर से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हम आज 5 जून के मौके पर इस बातचीत में उपस्थित हुए हैं, कि वास्तव में पर्यावरण दिवस है क्या सर? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व में। जी सर। और 1972 में यह महसूस किया गया कि हमारे पर्यावरण में कमियां आ रही हैं। उन कमियों को रिजॉल्व करने के लिए यह दिन निश्चित किया गया कि 5 जून को पूरे विश्व में हम पर्यावरण दिवस मनाएं। और ये 1972 से लगातार अभी तक हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी। इस साल की हर साल एक थीम होती है पर्यावरण दिवस की। इस साल की जो थीम है वो प्लास्टिक को हटाओ करके लाई गई है, क्योंकि प्लास्टिक आज के समय में एक ऐसा पोल्यूशन हो गया है जो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट हो करके हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य को निरंतर परेशान कर रहा है, या यूं कहिए कि उससे स्वास्थ्य में बहुत कमियां आई हैं, दूसरी तरह की डिजीज़ पैदा हो रहे हैं। तो पूरे विश्व में चिंता का विषय है कि प्लास्टिक को हम
कम से कम यूज करें या हटा दें। इस पर भारत जो है काफ़ी आगे तक काम भी किया है। बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक को अपने दिनचर्या में शामिल न करें। राइट। तो पर्यावरण दिवस हर साल एक थीम लेके आता है और इन जनरल पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आज के दिन की थीम है नो प्लास्टिक, और पूरे साल मैं चाहूँगा या आने वाले समय में अपने भविष्य में भी आप नो प्लास्टिक को अपनाएं और उस पर काम करें। सर, ये एक अलग तरीके की डिबेट भी चलती है साथ ही साथ, पर्यावरण दिवस के साथ ही साथ। वो ये मानते हैं कि प्रकृति अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है और अपने आप को दोबारा से तैयार कर लेती है। जैसे पेड़ पौधे कट जाएं और वो वापस से उगाते हैं कई जगहों पर, ऐसे ही नदियों के बारे में भी बोला जाता है, वो भी वापस से रिजुवेनेट हो जाती हैं अपने आप ही, और अन्य तमाम ऐसे जो भी पक्ष हैं पर्यावरण के। तो सर, ये बात कहाँ तक सही है और आप कितना इससे सहमत हैं? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि पर्यावरण में जो नेचर में चीज़ें हैं मौजूद, वो सारी चीज़ें रिन्यूएबल जी, वो एक समय के बाद अपने को पुनः अपने उसी फॉर्म में वापस आ जाती हैं जी। लेकिन जनसंख्या के दबाव ने और विकास ने जी उन चीज़ों के आने में इतना विलंब हो रहा है कि वो सारी चीज़ें हमें समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जी। और ऐसे में जो प्लांट्स कट गए, लगाए नहीं गए। आज करीब 1 ट्रिलियन प्लांट्स की आवश्यकता है, तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जब हम 200 साल पीछे थे। 1800 के आसपास जो है, 1850 से पहले जितने हमारे पास पौधे थे, जितने वन आच्छादित थे, हम 1 ट्रिलियन अगर प्लांट्स लगाएंगे तब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो निश्चित रूप से 1850 से लेकर के और 2020 तक हमने इतने पौधों को काटा, विकास के नाम पर, ज़रूरत के नाम पर और अपनी आवश्यकता अनुसार, कि हम आज 20% पीछे हैं। अभी भी जितना हमें रिक्वायरमेंट हमारी है उसके अनुसार हम बहुत पीछे हैं अभी। तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ के काम करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, जैसे आपने अभी बताया शुरुआत में ही कि 1972 में यूएन ने ऐसा सोचा कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अपने मतलब विनाश की ओर जा रहा था। आज के दौर में हम 2025 में बैठे हुए हैं, 1972 से लेकर 2025 तक यूएन इस दिशा में किस किस तरीके के कार्य करता रहा है, और आपके अनुसार, यदि व्यक्तिगत स्तर पे आपसे मैं पूछूं तो आपके अनुसार वो कितना सफल रहा है? नहीं, यूएन अगर पर्यावरण की दिशा की बात करें हम जी, तो उसने पूरे विश्व में लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है, और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि आज हम कुछ हद तक पर्यावरण के बारे में जानकर उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। जी। आप ये समझिए कि कोई नहीं जानता था कि कितना कार्बन है जी। कोई नहीं जानता था कि कितना मीथेन निकलता है, कोई नहीं जानता था कि कितना जो है नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कहाँ से आता है, किस लेवल के पोल्यूशन हैं। इन सारी चीज़ों को यूएन ने रेखांकित किया जी। और उन सब चीज़ों को सारे देश के लोग मिल कर के निश्चित रूप से उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्या रोल है, हमें कितना उस लेवल पे पहुँचना है, हमारा क्या टारगेट है, इन सारी चीज़ों में सरकार का भी एक रोल होता है, व्यक्तिगत भी रोल होता है, और इन दोनों के सामंजस्य से ही कोई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं जी। और ये अभी भी जितना हम टारगेट रखते हैं उससे हम पीछे ही रह जा रहे हैं। जी जी। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट में जी बर्थ रेट ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव अधिक है, और जो एक्सपेक्टेड है हमारा पॉपुलेशन
2050 में वो 12 अरब के आसपास है। पूरे विश्व का पॉपुलेशन 2050 में 12 अरब के आसपास पहुंचेगा, जो अभी लगभग 7.5-8 अरब के आसपास है जी। इतनी पॉपुलेशन को खाद्यान्न देना, इतनी पॉपुलेशन के बारे में सरकारों को सोचना, ये सारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं जी। पृथ्वी की जितनी क्षमता है जिस पे हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, खाद्यान्न उगा सकते हैं, भोजन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, वो मैक्सिमम 15% है। हम 12% तक पहुंच गए हैं, मात्र हमारे पास 3% है। तो क्या हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं? नहीं तो आने वाले समय में लोगों को भोजन नसीब नहीं होगा। टेम्परेचर जहां राइज किया, क्रॉपिंग लेवल कम हो जाएगी, भोजन कम उत्पादन होगा। जी जी। ये मैक्सिमम लेवल है इस समय, प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्रॉपिंग में कमी आ जाएगी, खाद्यान्न में कमी आएगी। तो इस दिशा में भी हमें काम करना है। और वो कहाँ से कम होगा? कार्बन से कम होगा जी, मीथेन से कम होगा, नाइट्रस ऑक्साइड से कम होगा। इन सारी चीज़ों पे सारे जितने भी ह्यूमन एजेंडा ले आता है, उस सारे एजेंडे में इन सारी चीज़ों पे बातें होती हैं। कार्बन को कम करने के लिए हमने 2070 का टारगेट रखा है कि 2070 में हम कार्बन जीरो करेंगे। कार्बन के लिए कहा जा रहा है कि टैक्स लगाइए। अगर कोई कंट्री नहीं कम कर पा रही है तो उसको टैक्स लगाइए कि कार्बन कम करो या टैक्स दो। जी जी। तो ये सारी चीज़ें यूएन के द्वारा की जा रही हैं जो वेलफेयर में है। जी जी जी। ये मेरा कंसर्न है कि आप पर्यावरण को समझने के लिए नेचर के साथ रहिए। जी। लिव नेचर, लाइव नेचर। भाई अच्छा स्लोगन रहा, लिव नेचर, लाइव नेचर। सर, पर्यावरण के जो भी इसके डिफरेंट पोल्यूशन के वर्गीकृत जो भी पक्षों के बारे में अभी हमने बात करी, चाहे वो साउंड था, उसके पहले आपने गैसों की बात करी, थर्मल पोल्यूशन की बात करी। सर, और कैसे कैसे ये पर्यावरण हमें प्रभावित कर रहा है? जैसे कि हम मौसमों में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अंतर आ रहा है। अभी आज देखिए, हम लोग वर्तमान में गोरखपुर में बैठे हुए हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। अभी मानसून हमारे यहाँ पूरी तरह आया नहीं है, जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता। और पीछे आप बता भी रहे थे कि 4-4, 5-5 साल का वो अंतर होता था। तो सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमसे साझा करिए कुछ। जैसे 1993 के बाद, जी, 1993 से लेकर के और वर्तमान तक, जी, जो मौसम का चक्र है वो व्यतिक्रम हो गया है। जी। व्यतिक्रम इन द सेंस ये हो गया है कि कभी बहुत गर्मी पड़ जा रही है, कभी बहुत जाड़ा आ जा रहा है, ठंडक हो जा रही है। जी। ठंडक में बहुत बारिश हो जा रही है। अभी आप मुश्किल से अभी 1 महीना पहले आपने देखा, जी, कि इतना पत्थर गिरा गोरखपुर में, जी जी जी, कि करीब हजारों गाड़ियां खराब हो गई, शीशे टूट गए लोगों के। जी। इतना बड़ा पत्थर मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था। पत्थर कैसे गिरता है? पत्थर गिरने का भी एक समय है, जब कोलिजन होता है, आपस में टेम्परेचर डाउन होता है और वो जो है उसमें जो बूंदें हैं पानी की, वो कोलैप्स करती हैं, आपस में मिलती हैं, टेम्परेचर डाउन होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है, तुरंत वो जो है, जी, बर्फ़ बन गया। जी जी, बर्फ़ बन गया और वो बड़ा होता जाता है। लेकिन क्या मई के महीने में टेम्परेचर डाउन हो गया? अभी तक हम लोग फरवरी तक पत्थर गिरता था, या नवंबर में पत्थर गिर गया। जी जी जी। लेकिन ये तो मई जून में पत्थर गिरा। तो ये निश्चित रूप से हमारे साथ जितने भी क्लाइमेट चेंज की जो बात आ रही है, भाई आप रिपोर्ट देखिए IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जी, ये IPCC एक है, उसमें इंडिया का भी कुछ सदस्य लोग हैं। जी जी। ये पूरे कई देशों से मिलकर के बना है। उनकी रिपोर्ट में भी ये चीज़ें हैं। जी जी जी।
और है क्या कि ये सारा कुछ टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है जी। इसके पीछे जो कारण है वो टेम्परेचर है जी जी जी। और टेम्परेचर के पीछे का कारण जो है पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन के पीछे का कारण जो है वो कार्बन है, मीथेन है, सल्फर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और बहुत सारे दूसरे गैसियस नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एक दूसरे को हिट करते हैं जी जी। और फाइनली हिट हो रहा है क्लाइमेट हिट हो रहा है जी। तो वो चीज़ें अपने आप बदल जा रही हैं जी। हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। ठीक करने की कोशिश में इन द सेंस कार्बन कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं प्लांटेशन करिए, प्लांट लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। जानवर कम रखिए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। एक नोबेल प्राइज मिली थी जिस पे उन्होंने एक स्टेम सेल से 20 कुंटल तक जो है वो मीट का प्रोडक्शन किया था। उसमें उनका ये था, वो नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे जी। उनका ये कंसर्न था कि इसमें साहब हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे नहीं, एथिकल इशू नहीं रहेगा इसमें। एक स्टेम सेल निकाला हमने किसी कैटिल से जी। और उससे एक्सपेंड करके हमने 20 कुंटल बना दिया, स्लाइसिंग किया, पैकिंग किया, भेज दिया बिकने के लिए। सफल है सर वो 100%। नोबेल प्राइज मिला है जी जी। 100% सफल है वो। नहीं, प्रोडक्शन की स्टेज, प्रोडक्शन भी अच्छा कंपनियां कर रही हैं जी। उनका ये दावा था कि 14% तक कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी अगर फार्मिंग बंद हो जाए तो। इसे कैटल की फार्मिंग होती है ना काटने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी अगर फार्मिंग बंद हो जाए तो 14% कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और इथिकल इशू खत्म हो जाएगा। ये कि किसी को काट करके आप खा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा जी। और हमारे सनातन में तो है ही नहीं है कहीं ये सब चीज़ें जी जी जी। ये सब चीज़ें कहीं नहीं है हमारे सनातन में, नहीं है। हम ना हमारे वेद में है, न पुराण में है, सब जगह यही है कि भाई हमें जो है जो नेचर से मिल रहा है वो हमें लेना है जी 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 जी। आजकल अर्बन माइंडसेट बहुत ज़्यादा हावी है और लोग अर्बनाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। गाँव में भी अब बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुआ है इस बीच में। सर एक सेकंड फिर से ही आ गया कहें। अच्छा ये ठीक है सर, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ। आजकल सर अर्बन माइंडसेट बहुत ज़्यादा हावी है और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। गांव में भी अर्बनाइजेशन अब आजकल देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे गांव की सूरत बदल जा रही है, सामान्यतः देखने में आता है। तो जब ये पेड़ लगाने की जो बात काफ़ी पहले से हम लोग 1 ट्रिलियन का टारगेट अभी आपने बताया कुछ देर पहले, तो ये जो अर्बन सेटिंग में ये पेड़ कहाँ लगाएं लोग, और वो जिनके पास सीमित दरवाजे हैं, सीमित घर है और दरवाज़ा नहीं है उतना बड़ा जैसे गांव में पहले हुआ करता था, बाग बगीचे की भी कमी है, अब छोटा सा भी स्पेस मिल जाता है तो लोग उसमें मकान ही खड़ा करना चाहते हैं, पेड़ नहीं लगाना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लोग कर सकते हैं कि वो पेड़ लगा सकें या कुछ भी ऐसा एनवायरमेंटल सपोर्ट के लिए? एनवायरमेंटल सपोर्ट में तो मेरा जो मानना है जी, वो एक तो सिस्टमेटिक अगर कोई चीज़ हो रही है अर्बन एरिया में जी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रही है तो 2 चीज़ें किया जा सकता है। एक तो हम वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं जी। दूसरा पार्क की अगर कहीं व्यवस्था है, जैसे हर मोहल्ले में पार्क की व्यवस्था होती है जी, तो पार्क में हम बड़े प्लांट्स लगाएं और अपने जहां हम रह रहे हैं वहां पे हम छोटे प्लांट्स गमले में जो होते हैं जो ऑक्सीजन दे सकते हों जी, जिनकी कैपेसिटी हो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, श्रिंक करने की, उनको ऐसे प्लांट्स को हम गमले में लगा सकते हैं। और जहाँ भी दीवाल है उन दीवालों पे हम, आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे दिल्ली से लेकर के तमाम मेट्रो सिटीज़ में लगे हुए हैं, वर्टिकल गार्डन की बात की जा रही है। तो उनको वर्टिकल गार्डन लगाने से हम बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अर्बन में ज़्यादा होती है जी। और ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑक्सीजन लेवल, देखिए एक और पॉइंट है आप नोट किए होंगे अगर इस दिशा में थोड़ा भी आपने सर्च किया होगा तो जी, वो ये है कि ऑक्सीजन का लेवल
20 से 21 के बीच में होना ही चाहिए जहां आप रह रहे हैं। जी जी जी। अगर 20 के नीचे ऑक्सीजन के लेवल में आप रह रहे हैं तो कैंसर होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। ओहो, अच्छा। जी जी। अभी क्या किया हम लोगों ने, हम टेक्नो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जी। हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। हमने एसी लगा लिए, बट एसी क्या कर रहा है, कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है जी। कमरे के टेम्परेचर को बाहर कर दिया उसने। तो एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ाना है। जी जी जी। तो हम तो एटमॉस्फेयर में जब जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ वहाँ मिल रहा है जी। तो ये भी एक रीजन है अर्बन एरिया में कि ये सारी चीज़ें कम करने के लिए हमें प्लांटेशन पे तो आना ही पड़ेगा। जी जी जी। और वो प्लांटेशन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जगह है, वहाँ हम बड़े प्लांट्स लगाएं जी। और जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ वर्टिकल पर जाएं। वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो हम गमले तक आएँ, लेकिन लगाएं ज़रूर। सर, बड़े प्लांट्स की बात हुई और मुझे पीपल और बरगद याद आ रहे हैं। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं? सामान्यतया लोगों का मानना है कि पीपल और बरगद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेड़ रहे हैं और हमारे सनातन व्यवस्था में, थॉट प्रोसेसेस में ये बहुत उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रहा है। तो एज एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रीज़ के रूप में इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअल में है क्या कि ये जो पौधे हैं जी, जैसे पीपल है 24 आवर ऑक्सीजन देता है, ये सभी लोग जानते हैं। 24 घंटे उसमें से ऑक्सीजन निकलता है जी। बाकी जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें रात में ऑक्सीजन नहीं होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी जी जी। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जी जी जी। लेकिन जो बड़े पौधे हैं और जो हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे वेदों पुराणों में जिनका डिस्क्रिप्शन है, जी जी, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनमें ये कहा गया कि ये पौधे किसी न किसी रूप में हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। जी, सही बात है। जी जी। हमें इनसे फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल। आप 1 लीटर पानी खरीदते हैं, 20 रुपये आज दे रहे हैं। 1 लीटर पानी का 20 रुपया हम दे रहे हैं। अभी हम ऑक्सीजन पर नहीं पहुंचे हैं। सही बात है। और हमें चाहिए कितना? एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे में 14.4 kg ऑक्सीजन चाहिए, 1.4 kg भोजन चाहिए। भोजन माने ठोस पदार्थ जो भी हो, और 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। तो पानी तो अब कैश में आ गया। अब पानी के लिए आपको पैसा देना ही देना है। जी जी। भोजन के लिए आपको पैसा देना ही देना है। जी। ऑक्सीजन लेवल अभी जहाँ तक है, ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन 14.4 kg चाहिए और वो अभी हमें फ्री में मिल रहा है। जी। तो जो चीज़ फ्री में मिलती है उसके बारे में लोगों की बहुत आइडिया नहीं होती है। जिस दिन पैसा पे करने लगेंगे उसका, उस दिन लगेगा कि नहीं, हमने कहाँ गलती किया है। अभी मैसिव चल रहा है पूरा कि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। जी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं टांडा से अकबरपुर जा रहा था। रास्ते में दोनों तरफ पीपल लगे हैं, सड़क के किनारे, बहुत सुंदर, और इतना सुंदर लग रहे थे, और एक साइज के हैं, सब एक तरह के हैं। जी जी जी। हालांकि जो पीपल पैरासाइट होता है, जी, जैसे किसी पौधे पर जो पीपल आ जाता है, जी जी जी, वो पौधे पर पीपल जो आता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, उसको ख़त्म कर देता है, अपने हो जाता है वो। लेकिन जो लगाया जाता है वो बहुत दिन में पीपल तैयार होता है। जी जी। तो उसकी ग्रेविटी बहुत अच्छी होती है। जी जी। ये मतलब हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और चाणक्य ने एक कोट बहुत अच्छी कही है। ज़रूर सर, शेयर करिए। हाँ प्लीज़। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। क्या बात। तो परिस्थितियां कोई भी हो, आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आगे आप उस पर अपने जनरेशन को चला सकते हैं। सर, आपने पेड़ों की बात करी, कुछ ऐसे पेड़ भी मैंने अध्ययन में कहीं देखा है कि पर्यावरण के शत्रु भी होते हैं। क्या ऐसे भी पेड़ हैं जो पर्यावरण के शत्रु के रूप में देखे जाते हैं? जैसे यूकेलिप्टस के बारे में कहा जाता है कि वो पर्यावरण का शत्रु है।
देखिए, यूकलिप्टस या इस तरह के पौधे जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं जी जी जी, और बहुत टाल होते हैं जी, 200 फीट, 300 फीट, 350 फीट, एक्चुअल में ये सब पौधे जो हैं जो इन्वेजिव पौधे हैं, जो किसी दूसरी कंट्री से लाए गए हैं। जी जी, ठीक है ना, जी जी, इन्वेजिव उनको बोलते हैं हम। तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम उनको कहते हैं पर्यावरण विरोधी है ये, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिसोर्स यूज करते हैं, पानी इतना तेजी से यूज करते हैं। जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ेगी, देखिए हमारे यहाँ के जो पौधे हैं उनका हॉरिजॉन्टल वेव होता है, जी जी जी, छाता की तरह होते हैं जी, वो, बिल्कुल, वो बहुत ऊपर नहीं जाते हैं। तो होता क्या है उससे कि एवापोरेशन कम होता है जी, तो जब एवापोरेशन कम होगा तो पानी कम खींचेंगे वो, सही बात, इसीलिए कम पानी में ज़्यादा सर्वाइबिलिटी रहती है उनकी। जी जी जी। यूकेलिप्टस क्या है कि इतना टाल हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा एवापोरेशन करने लगता है, पानी खींचता है कि वहाँ के पानी नीचे ग्राउंड में ख़त्म हो जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल का पानी हमारा कम हो जाता है, इसलिए वो हम कहते हैं पर्यावरण विरोधी है। ये तो सर काफ़ी सारे विषयों पे अभी तक आपसे चर्चा हो गई। एक और प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दैनिक दिनचर्या है आम लोगों की, वो पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को वो नुकसान कम से कम पहुँचाएं और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो उससे, उनके व्यवहार से? कि पर्यावरण एक दिन का कोई नहीं है कि पर्यावरण से एक दिन को ठीक किया जा सकता है या एक दिन में बिगड़ जाएगा कुछ। जी जी जी। लेकिन सामान्यतः पर्यावरण जो कंपोनेंट हैं जी, जैसे पोल्यूशन एक कंपोनेंट है जी पर्यावरण का। जी, अब पोल्यूशन में आपने 4 चीज़ों को देखा, प्राइमरली एयर पोल्यूशन, जी, वाटर पोल्यूशन, जी, सॉइल पोल्यूशन, विकिरण मान लीजिए, रेडिएशन पोल्यूशन, जी, साउंड पोल्यूशन। अब इसमें हमारी रोज की दिनचर्या है जी, तो हम उसको कहाँ तक देख सकते हैं। साउंड पोल्यूशन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डीजे न बजे, एनर्जी कंजम्पशन कम करना है, बचाना है, लाइट जल रही है बंद कर दीजिए, ट्यूबलाइट जल रही है बंद कर दीजिए, वाटर टैप खुला है बंद कर दीजिए, चू रहा है ठीक करवा दीजिए टोटी उसकी। ये सब चीज़ें, और कोई अगर सड़क के किनारे या इधर उधर अगर कहीं कुछ डंपिंग कर रहा है, कचरा इधर उधर कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उससे 2 नुकसान होता है, एक तो ये कि डिजीज़ काज होती हैं, एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स निकलते हैं जाते हैं, और दूसरे जो है ये है कि उससे एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप होता है जी। तो वो दोनों चीज़ें जो एक साथ सॉल्व हो जाएंगी अगर उसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया जाए तो। जी जी, जी। और इस पर बहुत काम भी कर रही है नगर निगम, ऐसा नहीं है, लेकिन वही पोल्यूशन पॉपुलेशन का जो प्रेशर है ना वो। राइट सर, यहाँ पे ट्रेंड की थोड़ी सी एक झलकी बातचीत में आपके दिखी, तो ऐसा कोई इकोलॉजी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपको बहुत अपील करता है कि ये ट्रेंड बड़ा अच्छा चल रहा है, जिसको जो लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ये वाला ट्रेंड बड़ा अच्छा चल रहा है? कोई ऐसा ट्रेंड आपके दिमाग में, आपको कभी किसी ने कोई ऐसा कोई ट्रेंड आपको हिट किया हो? नहीं, जैसे कोई भी चीज़ जब शुरू होती है जी तो उस एक ही तरफ सभी लोगों का ध्यान जाता है। जी जी जी, हाँ। अभी हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डीके सिंह साहब जी जिस दिन रिटायर हुए उन दिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं अगले कुछ दिनों में 25,000 प्लांट्स लगाऊंगा, 21,000 प्लांट्स लगाऊंगा। अच्छा। और वो अपने पास से लगाते हैं, वो जाते हैं नर्सरी से खरीदते हैं, ले जाके खुद लगाते हैं लोगों के यहाँ। जो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन खाली पड़ी है, वो अपना प्लांट्स लाके लगाते हैं। क्या बात है। अभी उन्होंने करीब 1100 के आसपास कल्प वृक्ष लगाया है। क्या बात। और बाकी 27,000 से ऊपर इस समय चल रहे हैं। तो उनका अपना एक अलग तरह का ट्रेंड है ये। जी 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 जी, जिसको देख करके बाद में मुझे लगा कि मुझे सावन जी मिले, जो सावन शाही जो आरकेबीके में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सर का देख करके मैंने जो है शुरू किया है, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया है अब प्लांटेशन।
और वो मेरे घर लेके आए थे एक प्लांट लगाने के लिए। एक अमरूद का प्लांट लगाया उन्होंने और वो आज इस समय फल भी दे रहा है। तो ट्रेंड ये होना चाहिए कि आपको देख करके लोग उस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। दूसरा जो प्रधानमंत्री जी का हमारे कि नदियों को कनेक्शन करने का, इंटरलॉकिंग ऑफ द रिवर्स का जो उनका है कनेक्शन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। बहुत सारी नदियाँ ख़त्म हो गई, बहुत सारी नदियाँ बाढ़ से इतनी भयावह हो जा रही हैं कि फिर उनका जो है उनके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो वो अगर जुड़ जाएंगी तो मुझे लगता है कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगा वो। और ट्रेंड जो है, देखिए, अपील सरकारें कर सकती हैं जी जी, लेकिन क्रियान्वयन तो हम लोगों के लेवल पे होना करना है। जी जी, हम लोगों के लेवल पे करना है। जी जी जी। तो सरकार जैसे कह रही ईवी की तरफ बढ़िए आप, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़िए आप जी, तो ये ट्रेंड अच्छा है और इसको पकड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट राइट राइट। आप वेदों पुराणों और इन सब की बात आपकी बातचीत में कई बार आई, तो सर क्या ऐसा कोई फिक्शनल, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर है उस हमारे शास्त्रों से जो आपको बहुत अपील करता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा कुछ आपको याद आता है, आ रहा है मतलब इस समय? जैसे जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जी जी, हर धर्म ग्रंथ की अपना एक कैरेक्टर है। जी जी जी। आप चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, चाहे आप दूसरे जो भी जी जी कौटिल्य का ले लीजिए, जी जी जी, हर एक ने एक अलग क्षेत्र को चुना जी, और उस पर उन्होंने ये साबित किया कि ये सही है। ठीक है। एक भारत जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी जी, तो भारत का 33% का जो है शेयर था पूरे वर्ल्ड में। जीडीपी शेयर। जी, जीडीपी शेयर था। हमारे पास एक केवल गौ माता थी। जी, गौ माता के ही चारों तरफ हमारा इकोनॉमी था। जी जी, चाहे फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए, चाहे दूध की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है वो घी की बात कर लीजिए। गाय को माता कहा ही गया है इसीलिए। जी जी, क्योंकि वो कुछ मांगती नहीं है माता। सही बात है। और अपना सर्वस्व दे देती है। जी जी जी। गौ माता ने क्या किया, हम उनको कहते हैं, हम बेसिकली साइंस के स्टूडेंट हैं। जी जी जी, तो हम उस नज़रिए से देखते हैं। जी जी जी, हम कहते हैं कि वो चलती फिरती दवा की दुकान है। सही बात है। कोई वेद ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हमारा है जिसमें गाय के बारे में न लिखा गया। जी जी। काऊ यूरिन ही एक ऐसा यूरिन है जो बाकी यूरिन से अलग है। जी जी। क्यों अलग है? क्योंकि उसमें कैडमियम पाया जाता है काऊ यूरिन में। और कैडमियम क्या होता है? कैडमियम जो है वो सूर्य की रोशनी में कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड में। इसीलिए लोग कहते हैं कि उसके यूरिन से सोना निकलता है। अच्छा, आप देखिए बार बार लोग कहते हैं। जी जी जी, कहते हैं। नहीं, मैं जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि गोल्ड में कन्वर्ट हो। जी, गोल्ड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि काली गाय का यूरिन लीजिए। अच्छा अच्छा। काला क्या करता है? एब्जॉर्ब ज्यादा करता है सन को। जी 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 जी। काला जो है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है सन को। जी जी। तो वो क्या कराता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है गोल्ड में। जी 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 जी। बाकी यूरिन में किसी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके यूरिन में बाकी के यूरिन से अलग है। आपको जिसकी चीज की दवा चाहिए आपको काऊ से मिल जाएगी। जी जी जी। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। आप कैंसर की दवा चाहिए, आप डायबिटिक की दवा चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत महंगी दवा होती है। जी जी जी। और रामदेव जी ने पकड़ा है और दिव्य दृष्टि बना करके वो देते हैं, काऊ यूरिन ही है और कुछ है नहीं वो। जी। उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लूकोमा के मरीजों को दिया जाता है और ये अमेरिकन कंपनी बनाती है ट्रावतन के नाम से।
700 या 900 रुपए में मिलता है 5 ml, जबकि दृष्टि जो इन्होंने बनाया है उसमें केवल प्रोस्टाग्लैंडिन, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन है और वो यूरिन में पाया जाता है काऊ के। तो जितनी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें हमारे पास वहीं से जी आई हैं। सही बात। हम वहीं अगर लौट चलें तो भी हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। सही बात। ब्रांड्स जो आजकल हैं वो सस्टेनेबल यूज़ की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो सस्टेनेबल यूज़ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या मत है? सही है, वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली नहीं है। काफ़ी सारी सस्टेनेबिलिटी की बात यूएन से लेके हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक करती रही हैं। अगर हम एक सस्टेनेबल सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो उस सस्टेनेबल सिटी में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी। यदि आपको किसी एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से एक सवाल पूछना हो जो बहुत क्विंटेसेंशियल हो आज के एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कौन सा सवाल है जो आप पूछना चाहेंगे? एक मुझे जो लग रहा है जी, वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जी। तो ये अभी थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है हम लोगों को जी, कि साइंटिस्ट इस पे थोड़ा काम करेंगे अभी। हाँ। कि एनर्जी का जो ट्रांसफरेबल है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में अगर कहीं ब्रेक हो रहा है तो फिर कैसे वो ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी वहाँ तक। जब इंडिविजुअल वर्सेस गवर्नमेंट बॉडीज़ या जो भी एनजीओज़ या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल्स की या उन गवर्नमेंट बॉडीज़ की? इंडिविजुअल की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, अब मैं थोड़ा सा प्रदेश और अपने गोरखपुर क्षेत्र के ऊपर आऊँगा। आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज गोरखपुर या प्रदेश स्तर पे क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? एनर्जी ही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी की दिशा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी। सर, आप 30 सालों से अधिक का अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र का अनुभव रखते हैं, और आई एम श्योर आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए होंगे। तो सर, अगर आपको एक टास्क दिया जाए एज एन एजुकेटर कि आप एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करें हमारे एनवायरमेंटल, जैसे कि अभी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा भूख भी है लोगों में, अब जानना चाहते हैं एनवायरमेंट के बारे में, तो एक प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करने का मौका मिले तो आप वो कौन सी एक स्किल है जो आप ज़रूर उसमें देखना चाहेंगे एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर कोर्स में, कि ये स्किल तो ज़रूर ही पढ़ाई जानी चाहिए, इसको हम नहीं छोड़ सकते? स्किल तो अलग चीज़ हो गई ना जी। हमको अगर पर्यावरण के बारे में बात करना है तो पर्यावरण तो बेसिक्स हमको ज़रूरी, बेसिक्स तो ज़रूर चलना चाहिए। जी जी जी। देखिए, हुआ क्या एक्चुअल में कि जूलॉजी में इकोलॉजी पढ़ाई जाती थी जी। तो समय के साथ 100 साल बाद जूलॉजी डाउनवर्ड गया जी, और जीन लेवल तक बात किया हमने। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक हम चले गए, सेल के नीचे आ गए हम, जीन तक चले गए हम, एलील तक चले गए हम जी, और इकोलॉजी का हमने एक्सपेंड किया जी। इकोलॉजी को हमने बढ़ा करके हम ले गए पर्यावरण तक, मतलब इन्वायरमेंट को हमने उसमें लिया है। अब इन्वायरमेंट जो है वो किसी एक का नहीं है। जैसे अभी एक चिंता का विषय क्या है कि बड़े बड़े देश या यूं कहिए कि जो विकसित देश हैं वो जो छोटे देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी उनका ज़मीन खरीद के डंपिंग साइट बना रहे हैं। ठीक, अफ्रीका के बहुत सारे देश बेच दिए अपनी ज़मीन, अमेरिका वहाँ से ले आकर के अपना वेस्ट यहाँ डंप कर रहा है। लेकिन वो वेस्ट का जो एटमॉस्फेयर में जाएगा, गैसेस जाएंगी या जो दूसरे और उसके कंपोनेंट जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खाली बार उसी देश में रह जाएगा। जी, वो तो और भी जगह जाएगा, बिल्कुल जाएगा, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाएगा। जी, जो नज़दीक होगा वहाँ तक जाएगा, वो उसकी मारक क्षमता बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि दूसरे कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज में ले जाकर के नहीं जमा करना चाहिए अपना वेस्ट प्रोडक्ट।
अभी अमेरिका ने कई देशों में खरीद लिया ज़मीन जी जी जी। हाँ कि हमको जो है अपना सारा कंप्यूटर का जितना ये सब है वेस्ट ले जा करके वहाँ यहाँ दे दीजिए। हाँ वहाँ सरेंडर करना है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक तो पहले तो ये है कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानना है। जी जी जी। और उस इन्वायरमेंट की दो चीज़ें हैं, एक रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है कि कितना जल्दी वो रिपेयर होता है जी जी। और दूसरा ये कि हम कितना उसका रिसोर्स यूज कर सकते हैं जी। ये दो चीज़ें अगर हमको पता हो जाएं कि हम कितना रिसोर्स लें। भाई हमारे घर में 1 किलो दूध आ रहा है तो हमको पता है ना कि किसको कितना लेना है। जी जी जी। अब एक ही आदमी 1 किलो पी जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि 4 लोग जो है या तो झगड़ा करेंगे जी जी। या उनको दूसरा चीज़ देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट में हमें। हाँ। तो वहाँ क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिसोर्स कितना मिल सकता है जी और कितना हमें खर्च करना है। जी जी जी। हम जितना रिसोर्स ले रहे हैं उतना कितने दिन में वो अपना फिर रिकवर कर लेगा। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएं तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी इन्वायरमेंट से। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत मज़ा आया। अब तक आपने बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारियाँ हमारे साथ साझा करी और आई एम श्योर आप हमारे श्रोताओं को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिला होगा। और जो हमारी आज की थीम है 5 जून की, नो प्लास्टिक, उसको वो अपनी लाइफ में अपनाएंगे और आने वाले समय में प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे करके ना के बराबर कर देंगे, जिससे कि प्लास्टिक एक वेस्ट के रूप में हमारी धरती पर जमा ना हो। तो सर आप हमारे शो में आए, हमसे इतनी सारी बातें पर्यावरण संरक्षण के बारे में की और हमें उसके बारे में अवगत कराया। इतने महत्वपूर्ण दिन 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको भी हमारे साथ बातचीत करके उतना ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें जो है आज मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और निश्चित रूप से हमारी बातें जो है वो सभी लोगों के पास पहुंच रही होंगी। जी सर। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारी बात को सुनेंगे। जी। और मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन सारी चीज़ों पे। मैंने कई चीज़ों को नहीं जानता था मैं, उन चीज़ों को आपने भी मुझे समझने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद।